बस मेरा अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आबिद लाशारी है और मैं प्रेसिडेंट हूँ नेशनल डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट फोरम। उसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन पीडीए से कराची। तो हमारा जो मेन काम है अफराद बामाजूरी के हवाले से हम सपोर्ट देते हैं और रिहेबिलिटेशन के हवाले से आज बात होगी। हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ भी आपके जो कमेंट्स वगैरह आएँ तो वो हम उनका रिस्पांस भी कर सकें। अगर जो मौजूदा जो कंडीशन है पाकिस्तान में डिसेबिलिटी की उसके हवाले से बात होगी। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक के साथ हम फिर आपके साथ आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों के जो कमेंट्स आएँगे उसको साथ भी जॉइन करेंगे। आप सबको पता है कि अब पाकिस्तान में अभी 10% आबादी अफ़राद व माज़ूरी की है। उनको किसी न किसी किस्म की डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि जिस्मानी माज़ूर, कोई एक्सीडेंट हो गया, टाँग कट गई, कोई बाय बर्थ डिसेबिलिटी आ जाती है, बाजू में आ जाती है और हाथों में आ जाती है और हाथ जल जाते हैं, जैसे मेरे हाथ दोनों जले हुए हैं। बचपन में छोटा बच्चा था तो मेरे हाथ जल गए। तो इसी तरह एक एक एक्सीडेंट हो गया बाय बर्थ और एक्सीडेंट के साथ डिसेबिलिटी होती है। दूसरी भी डिसेबिलिटी की और भी इकसाम है, जिसमें डाउन सिंड्रोम में ज़हनी माज़ूरी की कुछ इकसाम है, जिसमें डाउन सिंड्रोम आता है, ऑटिज़्म डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, उसके साथ-साथ डिस्लेक्सिया है, एडीएचडी है, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी हो गया। ऐसी जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो ज़हनी माज़ूरी में आती हैं, मगर उनके उनकी खुसूसी आज बात करेंगे कि उनको हम रिहेबिलिटेट कैसे कर सकते हैं। वैसे आप सबको पता है कि विजुअल इम्पेयरमेंट होती है, जो बंदा जिसकी नज़र कमज़ोर होती है या बिल्कुल कुछ नहीं देख सकता दोनों आँखों से, तो उनको हम विजुअल इम्पेयर कहते हैं अंग्रेज़ी में, और बसारत से महरूम उर्दू में कहा जाता है, और वैसे नाबीन और हाफ़िज़ भी लोग कहते हैं। मगर ये डिस्करेजिंग वर्ड है, तो नाबीन हम नहीं कहते, मगर आम मुआशरा हमारा नाबीन भी कहता है, हाफ़िज़ कहता है। मगर इन लोगों को अगर हम बसारत से महरूम अफ़राद कहेंगे, बेहतर अच्छा लगेगा, अच्छा वर्ड है। दूसरे होते हैं समाज से महरूम, सुन नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, तो वो समाज से महरूम होते हैं, उसको हम हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। तो उन लोगों की भी एक अपनी ज़िंदगी, अपना ज़माना है, अपना सिलसिला है, वो बोल तो नहीं सकते, मगर आप सबको पता है कि उन जो हाथ हैं, वो बोलते हाथ कहलाते हैं। उनकी उँगलियों से इशारों की ज़बान की कम्युनिकेशन होती है, ऐसी कम्युनिकेशन होती है जैसे आम आप और मैं बात करते हैं, सेम वही कैलकुलेशन के साथ, उसी तवाज़न के साथ बात की जाती है जो अगले बंदे को मैसेज चला जाए। तो उस हवाले से हमारे दोस्त बहुत सारी तंज़ीमें, हमारी एनजीओ समेत मुख्तलिफ़ इदारे अफ़राद बामाज़ूरीन की मुख्तलिफ़ इक़साम के लिए काम कर रहे हैं। तो हम भी सब कैटेगरीज़ में काम करते हैं, मगर स्पेशलाइज़्ड जो हमारा रिहेबिलिटेशन का काम है, वो सिंध हुकूमत का एक इदारा है, डीपीडी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। उनके इश्तराक से हमने 4 रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हैं, जिसमें नवाब शाह है, लाड़काना है, गुलिस्तान जौहर है और गुलशन हदीद कराची। इन चारों सेंटरों में जो मेन हमारा मकसद ये है कि हमारे जो अफ़राद बामाज़ूरी के जो बच्चे होते हैं, अफ़राद तो कहें, अफ़राद बड़े को भी कहते हैं, छोटे को कहते हैं, मगर स्पेशली हम बच्चों का वर्ड यूज़ करेंगे, जो 4 साल से 17 साल के बच्चे होते हैं, उनको अगर डाउन सिंड्रोम है, एडीएचडी है, ऑटिज़्म है और डिस्लेक्सिया है, या सेरेब्रल पाल्सी की माज़ूरी से हामिल हैं, तो इन बच्चों के लिए सिंध हुकूमत के इश्तराक से हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, ताकि उनके गिरदोनवाह में, करीबी डिस्ट्रिक्ट में या करीबी मोहल्ले में, करीबी तहसील से बच्चा आसानी से आ सके और ये थेरेपी उनको मुफ़्त में दी जाए। थेरेपी क्या होती है? मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स हैं
مشقیں ہیں جو بچے کو بار بار کرائی جاتی ہیں تاکہ ان بچوں کو ہم بحال کر سکتے ہیں۔ مختلف مشقیں ہوتی ہیں جیسے فزیوتھراپی ہوتی ہے، سائیکو تھراپی ہوتی ہے، اسپیچ تھراپی ہوتی ہے اور آکوپیشن تھراپی ہوتی ہے۔ یہ جو تھراپیز ہیں ان بچوں کے لیے کہتے ہیں بہت ضروری ہے، اہمیت کا حامل ہیں۔ ان کے بغیر ان بچوں کا اگر سمجھو کوئی علاج نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ سب کو پتہ ہے معذوری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ معذوری مستقل حالت کا نام ہے اور یہ بیماری نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیماری آج ہے کل ختم ہو جائے گی، معذوری آج ہو گئی تو ساری زندگی ہمارے ساتھ چلے گی، مستقل حالت ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے جو پیرنٹ حضرات ہیں ان کو لیے پیغام یہ ہوگا، اس معذوری کو دل سے ایکسیپٹ کر لیں اور سمجھیں کہ یہ معذوری ہمارے بچے کا بھی مقدر بن گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اسی معذوری کے ساتھ جینا، یہ ایک عمل ہوتا ہے، اس عمل کو ہم کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن اور بحالی کا عمل۔ کیا ہے بچوں کو اگر ہم یہ تھراپیز کرائیں گے اور ان بچوں کو ہم ایسے کام وغیرہ سکھا دیں گے تو معذوری کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کوئی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، بیریئرز ہوتے ہیں، وہ سب ہٹ جاتے ہیں جب ہمارا معذور بچہ بحال ہو جاتا ہے، معذور بڑا بھی بحال ہو جاتا ہے۔ میرے آپ دونوں ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، میرے دونوں ہاتھوں میں 2 انگلیاں یہ جو سارا کام کرتی ہیں۔ لوگوں کی 10 انگلیاں وہ بھی کام نہیں کرتی، مگر کہیں کام کرتی ہیں تو 2 انگلیاں بھی کام کر جاتی ہیں۔ بچپن میں چھوٹا بچہ تھا، کھیلتے کھیلتے گھر میں کوئی آگ کا گڑھا تھا، اس میں آگ تو نہیں تھی، انگارے تھے، مگر چھوٹے بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ انگارہ کیا ہوتا ہے یا لائٹ آگ کیا ہوتی ہے۔ ایسے کھیلتے کھیلتے میں پھسل گیا، گر پڑا، کیا ہوا مجھے یاد نہیں ہے، میں 2 سال کا تھا۔ دونوں ہاتھ میرے اس آگ میں کے انگارے تھے اس میں آ گئے، ہاتھ جلتے رہے، شاید میں بے ہوش ہو گیا، کیا ہوا میں ہاتھ پیچھے کھینچ نہیں سکا۔ مطلب ایک ہاتھ تو وہاں ضائع ہو گیا، دوسرے میں کچھ انگلیاں بچیں تو پیرنٹ حضرات کو، میرے والدین کو بعد میں دیر سے پتہ چلا۔ جیسے پتہ چلا تو انہوں نے ہاسپٹل تک پہنچے۔ جیسے کہ ہم براڑی کے گاؤں گوٹ سے ہیں تو شہر بھی دور تھے ان دنوں میں، یہ 1982-83 کی بات ہے۔ اور ہاسپٹل جو ڈسٹرکٹ لیول پہ تھے، چھوٹے سے ہاسپٹل تھے، بڑا ہاسپٹل کراچی تھا، کراچی بھی آئے، 2-3 سال میرا علاج چلا، مگر میری معذوری مستقل ہو گئی۔ پر اسی معذوری کے ساتھ جینا تھا اور ہمارے پیرنٹ حضرات سمجھ گئے، میری ماں اور میرے والد کو سمجھ آ گئی کہ بچہ ابھی معذوری کے ساتھ ہی جیے گا، تو اب کوشش یہی کرنی ہے کہ بچہ یہ بحال ہو جائے۔ ان کو کوئی ریہیبلیٹیشن کا کانسیپٹ تو نہیں تھا کہ وہ دونوں اتنے تعلیم یافتہ تو نہیں ہیں، مگر ان کو یہ تھا کہ اس بچے کو اتنا تو ہنر سکھائیں، اتنا تو کام سکھائیں کہ اپنے جوگا ہو جائے، اپنے کام کرنے جوگا ہو جائے۔ پھر میری ماں نے بڑی مجھ پہ محنت کی، کپڑے پہنانا سکھائے، کپڑوں میں ناڑا ڈالنا سکھایا، روٹی توڑنا سکھایا، چمچ سے کیسے کھایا جاتا ہے، سارا کچھ۔ اس اتنا میں چھوٹا بچہ تھا تو میری یہ ریہیبلیٹیشن جو پروسیس ہوا، جس کو ہم آج کے زمانے میں آکوپیشن تھراپی کہتے ہیں، روزمرہ کی عادات کو ڈیولپ کرنا، تو یہ آکوپیشن تھراپی قسم کی OT میری ہوئی۔ اور میری والدہ نے میری محنت کی تو آج میری والدہ زندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ تو وہ کوئی تھراپسٹ تو نہیں ہے، لکھی پڑھی نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں ہر ماں تھراپسٹ سے زیادہ علم رکھتی ہے، ہر ماں کو ہم تھراپسٹ کہتے ہیں۔ اور میری ماں بھی ایک تھراپسٹ ہے جن نے مجھ پہ محنت کی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں کہ میں سب کام اپنے کرتا ہوں، مگر میری معذوری دکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بیچارہ کیا کر سکے گا، یہ بیچارے لفظ ختم کرنا ہے۔ ہم نے کبھی لوگوں کو نہیں سنا کہ یہ بیچارہ پڑھے گا کیسے، یہ بیچارہ شادی کیسے کرے گا، یہ بیچارہ اپنا گھر کیسے چلائے گا، یہ بیچارہ اسکول کیسے جائے گا، یہ بیچارہ شادی میں کیسے جائے گا، غمی میں کیسے جائے گا، ہمارے رشتہ داروں کے پاس یہ بیچارہ کیسے جائے گا۔ یہ بیچارے ورڈ نکال دیں۔ میں ماں کو میسیج دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو کی حوصلہ افزائی کریں، اپنی بھی حوصلہ افزائی کریں کہ ہو گیا، معذوری ہو گئی، یہ کوئی تانا نہیں ہے، یہ کوئی ہم سے کسی نے ظلم نہیں کیا، معذوری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وہ رحم کھا کرتا ہے، ہماری تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے جس کو کہہ سکتے ہیں، مگر کسی گناہ کا بدلہ نہیں ہے۔ کسی سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بدلہ نہیں لیا آپ لوگوں سے، ماں باپ سے، کہ آپ کے گھر میں بچہ معذور پیدا ہو گیا۔
कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो भी देता है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा मकसद ज़रूर होता है, उसके ना हमें पता है, ना हमारे वालिदैन को पता है, मगर वो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। अल्लाह ताला भलाई करता है, सो इसके लिए अपना ईमान ताज़ा कर रखें, तो अल्लाह ताला जो भी किया उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ इस बच्चे की बहाली के लिए इक़दामात उठाएँ। सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे इदारे समेत दूसरे इदारों के वो भी उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर बना के दिए, अपने स्कूल भी इनके हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर इनके अपने भी हैं हुकूमत के। उसके बावजूद उनका जो कम्युनिटी में ट्रस्ट होता है ना, वो एनजीओ पे ज़्यादा होता है और एनजीओ वहाँ पहुँचती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन, जहाँ हुकूमत की रसाई नहीं होती। माशाल्लाह हम कम्युनिटी से हैं, वो लोगों तक रसाई होती है और हुकूमत के अपने प्रोसीजर्स बहुत होते हैं, उनको मीट करते-करते सालों लग जाते हैं। हमारी एनजीओ में इतने प्रोसीजर नहीं होते, दिनों में हमारे काम हो जाते हैं, हम कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, एग्ज़ीक्यूट भी कर लेते हैं। तो उन्होंने एनजीओ की पार्टनरशिप को एनकरेज किया सिंध हुकूमत ने कि हमारे माज़ूरों के लिए अगर काम करना है, तो माज़ूरों की जो एनजीओज़ हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ओपीडीज़, उनको क्यों ना आगे लाया जाए। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा सैयद मुराद अली शाह साहब का, जो हमारे मिनिस्टर भी हैं डीपीडी डिपार्टमेंट के, और ताहा अहमद फारूकी साहब हमारे सेक्रेटरी हैं सूबाई। तो उन्होंने जो जुस्तजू है और जो दिलचस्पी है, नेक नियति उनकी है कि अफ़राद ब-माज़ूरी बहाल हो जाएँ, बच्चे ब-माज़ूरी बहाल हो जाएँ, तो वो सबको एनकरेज करते हैं। कहते हैं कोई भी प्लानिंग लेकर आओ, तो एग्ज़ीक्यूट करने में सिंध हुकूमत इंशाल्लाह आपसे 2 कदम आगे होगी। तो हकीकत है, तो सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार है। तो आपका किरदार होना चाहिए, पेरेंट का एक क्या एक ज़रूरी किरदार ये होना चाहिए, सिंध हुकूमत 2 कदम आगे आ रही है, तो आप 4 कदम आगे आएँ। उसमें सिर्फ़ छोटा-सा कंट्रीब्यूशन है आपका कि आप अपने बच्चे को रोज़ाना किसी भी करीबी रिहैबिलिटेशन सेंटर पे टाइम पे पहुँचाएँ, टाइम पे लेकर जाएँ, थेरेपी में कोई नागा ना करें। अगर नवाबशाह में आपको करीब लगता है, तो नवाबशाह में हमारा ज़ोहेब मेडिकल सेंटर के बिल्कुल अपोज़िट में सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर आ जाएँ, मुफ़्त थेरेपी होगी और सालों तक चलेगी, फिर भी हमारा इधर आपके साथ है। लाड़काना में है, तो हमारा वकील कॉलोनी में है, यहाँ पे हसनैन मेडिकल सेंटर है, उसके बिल्कुल अपोज़िट में बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर आ जाएँ, हमारी खिदमत आपके साथ होगी। कराची में आप हैं, गुलिस्तान जौहर आपको करीब लगता है, तो ये ब्लॉक 13 में है, घर नंबर बी 130 है, इसमें आ जाएँ। हर किस्म की सहूलत और इज़्ज़त के साथ बिठाया जाएगा, एयर कंडीशन हॉल में बिठाया जाएगा, आपके बच्चों के एयर कंडीशन हॉल में आपके बच्चों को हम थेरेपीज़ मुहैया करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सिंध हुकूमत का गिफ्ट है आप लोगों के लिए, इसको अवेल करें। अगर आप थोड़ा कराची के दूर-दराज़ इलाके बहुत हैं, जैसे गुलशन हदीद है हमारा, स्टील टाउन है, वो दूर है, तो सदर से दूर है, कहते हैं कि सफ़र बिल्कुल छेड़ा है कराची का, मगर वहाँ भी हमने एक यूनिट बनाया हुआ है। वहाँ इल्क अल खिदमत हॉस्पिटल है, उसके अपोज़िट में हमारा इदारा बना हुआ है। पीडीएसए के नाम पे डीपीडी पीडीएसए रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये 2 सेंटर हमारे कराची में पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम के हैं, 2 सेंटर जो दीगर अज़ला हैं हमारे, वो एनडीएफ के हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सेंटर जो भी खिदमत कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ये है कि आप अपने बच्चे लेकर आएँ, टाइमली आएँ, और थोड़ा बहुत इंतज़ार तो करना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम पे एक बच्चा हमारा थेरेपी लेता है, तो उस बच्चा जैसे निकलेगा तो फिर आपका बच्चा उसकी जगह लेगा। तो यहाँ पर उस बच्चों को हम फिज़ियोथेरेपी देते हैं, जिनका जो पोस्चर होता है, उसमें मसला होता है, वो सीधा नहीं होता, तो उनको सेट करने के लिए, पोस्चर को मॉडिफ़ाई करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हमारे यहाँ फिज़ियोथेरेपी कराई जाती है। हमारे यहाँ बच्चों के जो जोड़ हैं वो सपोर्ट नहीं देते, उसमें सख्ती होती है, तो उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ फिजियोथेरेपी होती है। ऐसा बच्चा जो हमारा चल नहीं सकता, उनको चलाने के लिए, मदद करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी करनी होती है। ऐसा बच्चा जो नेक होल्डिंग नहीं कर सकता, उनको हम सपोर्ट देने के लिए हम फिजियोथेरेपी हमें करनी पड़ती है। उसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास डिवाइसेज़ भी हैं, मशीनें भी हैं। मशीनों के साथ भी मैनुअल थेरेपी भी हम फिजियोथेरेपी देते हैं। बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा करने के लिए एक स्टैंड हमारे पास बनी हुई है। तो स्टैंड पे वो बच्चों को यहाँ पे बेल्ट पे बाँध के एक प्रैक्टिस कराई जाती है, रोज़ाना आधा घंटा। वो बच्चा उधर उसी बेल्ट के साथ खड़ा होता है। आस्ते-आस्ते उसके खड़ा होने का जो अमल है, उसको हम सपोर्ट देते हैं, ताकि बच्चा खुद ही खड़ा हो सके। उसके साथ बच्चा हमारा बैठ नहीं सकता, तो यहाँ सिटिंग का एक फ्रेम बना हुआ है, तो उन बच्चों को बिठा देते हैं,
ताकि वो बैठने का अमल उसका बहाल हो जाए। उसके साथ-साथ हमारे बच्चों में बहुत शिद्दत होती है, गुस्सा होता है और हाइपरनेस होती है, तो इन बच्चों के लिए साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। नफ्सियाती बच्चों को जाँचना पड़ता है, उनको साइकोथेरेपी का सेक्शन है, तो यहाँ पर बच्चों को आप साइकोथेरेपी का सेक्शन में लाकर उन बच्चों को जो बिहेवियर होता है ना, वो मॉडिफ़ाई करना होता है। और माशाल्लाह जो आज बच्चा आपसे लड़ रहा है, हमारे इंस्ट्रक्टर से या थेरेपिस्ट से लड़ रहा है, वो कल उस बच्ची के साथ, थेरेपिस्ट के साथ इतना उसकी लगन हो जाती है, तो माँ से ज़्यादा हमारी थेरेपिस्ट के वो करीब हो जाता है। तो ये एक किस्म का मिलनसारी भी हम कह सकते हैं, और बच्चों का कोलैबोरेशन और या पीआर बच्चों की हमारे थेरेपिस्ट से बहुत अच्छी बन जाती है। बस उसको बनने में 2-3 महीने लगते ज़रूर हैं, मगर एक अच्छी पीआर हमारे इनके साथ बन जाती है, तो बच्चे शौक से हमारे सेंटर पर आते हैं। ऐसा बच्चा जो लिख पढ़ नहीं सकता, कुछ भी दिलचस्पी नहीं उसकी एजुकेशन में, तो हम उनकी रेमेडियल थेरेपी करते हैं। और स्कूल का बाकायदा सिस्टम तो नहीं है, एक रूम हमने उसका बनाया हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन या अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का हमारे पास है, ताकि बच्चों को 8-10 बच्चों को साथ बिठा के उनको इंगेज करते हैं, मुख्तलिफ शेप्स वगैरह की जांच कर सकें, उनकी शनाख्त कर सकें और कलर की शनाख्त कर सकें, अल्फ़ाबेट सीख सकें, लिखना पढ़ना सब कुछ हम कराते हैं। जब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है स्कूल का, तो उसको स्कूल का माहौल तो मिलता है, 2-3 साल हमारे तक होता है, फिर उन बच्चों को हम भेजते हैं किसी भी करीबी स्कूल में। तो इसके लिए जो हमारे पास असेसमेंट का एक सवाल आया, तो जो साइकोथेरेपी का बता रहे हैं, जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होती है, उसको बीटीबी कहा जाता है। उस असेसमेंट जो होती है फ्री होती है। यहाँ पर जो भी अमल होगा फ्री होगा। असेसमेंट करवाना है और थेरेपी कहीं और करवाना चाहते हैं, आपको करीबी है तो आप भली जाएँ और आप असेसमेंट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। थेरेपी भी उसके साथ कराना चाहते हैं, चारों थेरेपी एक छत के नीचे आपको मिलेंगी, और ये 45 मिनट से 1 घंटे का आपको वेट करना पड़ेगा, ताकि आपका बच्चा सब थेरेपीज़ करके वापस आ जाए। थेरेपी हमारे 20 से 30 मिनट की होती है, बच्चे के पीआर पे डिपेंड करता है। कोई बच्चे 5 मिनट बैठते हैं, कोई आधा घंटा भी बैठ जाते हैं। मगर जैसे बच्चा वक़्त के हिसाब से टाइम गुज़ारता रहेगा, उसकी पीआर बनती जाएगी, वो टाइम ज़्यादा गेन करना शुरू करेगा। तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि आपके जो भी सवाल आएँ, तो हम जवाब दे सकें, हम एनकरेज करेंगे आपके सवालात को। उसके साथ-साथ हमारा बच्चा गिलास नहीं पकड़ सकता, चाय का कप नहीं पकड़ सकता, चम्मच नहीं पकड़ सकता, अपने कमीज़ के बटन नहीं लगा सकता, शूज़ नहीं पहन सकता, कपड़े नहीं पहन सकता, नारा नहीं डाल सकता। सब ऐसी चीज़ें हैं जो ऑक्यूपेशन थेरेपी में आती हैं। रोज़मर्रा की आदत जो होती हैं, एडीएलएस कहलाती हैं, तो उनको हम डेवलप करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए एक मशक होती है, जिसको हम ऑक्यूपेशन थेरेपी कहते हैं। तो उस हवाले से उन बच्चों को वहाँ पे वो थेरेपी कराई जाती है, तो ये बच्चे एंगेज हो जाएँ। और बच्चों को एंगेज करना ही होता है। मैं हमारा जो मेन मकसद बच्चा एंगेज हो जाए, बच्चे को सुना जाए, बच्चे को टाइम दिया जाए। ये टाइम या एंगेजमेंट घर में नहीं मिलती, तो इनको करीबी किसी थेरेपी सेंटर में भेजें, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे में इम्प्रूवमेंट आपको खुद नज़र आएगी। आप खुद कहेंगे कि कोई इदारा है जो हमारे बच्चों के लिए सोचता है, हमारे बच्चों के लिए कुछ कर रहा है। इसी तरह आपका बच्चा कुछ उसमें तख्लीक़कारी है, कुछ चीज़ बनाना जानता है, या चाहता है कि वो चित्रकारी करे, ड्राइंग करे, या जैसे होता है ना, कोई तस्वीर वगैरह बनाना, सारा कुछ आर्ट का काम, उसके लिए आर्ट की गैलरी हमने छोटी-सी बनाई हुई है। आर्ट का सारा एक आर्टिस्ट हमारे पास मैडम मौजूद होती हैं, जो उनको बच्चों को आर्ट का काम सिखाती हैं, बेसिक से लेके प्रोफ़ेशनल तक, ताकि वो बच्चे कोई ना कोई हुनर भी सीख सकें। ये इसको हम स्किल डेवलपमेंट भी कहते हैं, और बच्चों की क्रिएटिविटी जो तख़लीक होती है, वो यहाँ से क्रिएट होती है। उसी के साथ कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं, आपको पता है कि इनमें जो सेंसेस होते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाते, वो टाइम लगता है सेंस डेवलप होने पे। तो उन बच्चों को जो भी 5 सेंसेस हैं, उनके के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हमारी सेंस्ड रूम में की जाती हैं। सेंस्ड रूम बिल्कुल बंद होता है, एयर कंडीशन होता है, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स लगी होती हैं, और कुछ बच्चे हाइपर भी होते हैं, तो उनको वहाँ बिठाया जाता है। उसके साथ-साथ हाइपर नहीं भी हैं, तो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ उस बच्चों को कराए जाते हैं, ताकि वो उनके सेंसेस डेवलप हो सकें। तो ये सारा जो प्रोसेस है, दिस इज़ कॉल्ड रिहैबिलिटेशन।
दिस इज़ कॉल्ड लाइफ थेरापीज़। ये लाइफ थेरापीज़ हमारी हैं, जो मुख्तलिफ हमारे बच्चों को मिलती हैं, ताकि बच्चा हमारा उसमें हवाले से हमारा हो जाए, बहाल हो जाए। जो आप कह रहे हैं वेटिंग टाइम होता कितना होता है, हमारे पास कोई वेटिंग टाइम नहीं है, कोई वेटिंग लिस्ट हमारे पास पेंडिंग में नहीं है। बच्चा आ जाया और उसी टाइम वालिद साहब आएगा तो उसकी हिस्ट्री ली जाएगी, वालिद साहब से शनाख्ती कार्ड लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर लिया जाता है और वो खुद ही आता है बच्चों के लिए, हमें कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं होता, मगर हमारे पास एक डेटा होना चाहिए। बच्चे का फ़ार्म भरा जाता है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, हिस्ट्री कुछ लिखी जाती है, क्या सिलसिला हुआ, कहाँ से कोई पिछली को रिपोर्ट वगैरह वो ली जाती है। एक दिन आपकी असेसमेंट होगी, मतलब वो इनिशियल असेसमेंट कहते हैं, रैपिड असेसमेंट। वो पूरी असेसमेंट नहीं है जो हम बाज़ाब्ता करते हैं, उसमें टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीने लगता है। मगर उसी पहली इनिशियल से आप आएँगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आपको एड्रेस का पता चल गया, हमारे फ़ोन नंबर आपके पास आ गए, हमारे आपके पास आ गए, आप ग्रुप में आप शामिल हो गए 1 दिन, 1 घंटे के लिए आपको पहला दिन आना पड़ेगा, माहौल देख कर जाएँगे। उसके बाद सेकंड डे से हम थेरेपी शुरू कर देते हैं। फिर उसकी थेरेपी के साथ-साथ बच्चे की असेसमेंट भी ऑनगोइंग होती है, चलती रहती है। तो कोई वेटिंग एरिया नहीं है, जिस टाइम भी आएँ आपको वेलकम किया जाएगा और हम चाहते हैं कि इतना बच्चे को 3-3 महीने, 4-4 महीने का टाइम दिया जाता है मुख्तलिफ इदारों से, हमने सुना भी है और हमने देखा भी है। वो 2-2 साल, 3-3 साल, 3-3 महीने तक वेटिंग लिस्ट में होते हैं, फ़ोनें करवाते हैं किसी असर रसूख वाले बंदे से, फिर जाके उनका नंबर लगता है। ये नंबर लगना वाला मामला मुश्किल है, वैसे ही लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है कि नहीं है हमारे बच्चे के लिए। वो तो इन बच्चों को इन सेंटरों में ले ही नहीं आते, हमें इनको इनकरेज करना पड़ेगा, पहले दिन से इनकरेज करना पड़ेगा ताकि दूसरे दिन वो शौक से हमारे सेंटर पर आए और इनको हमें इज़्ज़त देनी पड़ेगी, इज़्ज़त से बिठाना पड़ेगा, उनको अवेयर भी करना पड़ेगा और हम तो थेरेपी देते नहीं हैं, थेरेपी सिखाते भी हैं। पेरेंट हज़रात को हम बिठाते हैं अपनी थेरेपी में। हम कोई वो वाले डॉक्टर नहीं है कोई हमारे पास कोई नाक करके हमारे कमरे में नहीं आ सकता। कोई ये मामला हो जाएगा, वो हो जाए ऐसे कोई बात नहीं है। हम वही हैं जो आप हैं। हम आम आदमी हैं और आम आप लोगों से प्यार और हम आप ही में से हैं और हमारे जो माज़ूर हैं वो भी इसी कम्युनिटी के हैं, कोई बाहर की कम्युनिटी नहीं है ताकि कोई फ़र्क हो। डिस्क्रिमिनेशन से हम मुखालिफ हैं, हम खुद डिस्क्रिमिनेशन किसी का क्यों करेंगे? तो यही है आज का पैगाम पैगाम यही है कि हमारे जो भी जो हमें सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयर करें दूसरों दोस्तों तक, उन अहबाब तक पहुँचाएँ, जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची। ये फ्री रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारे पास ओपन है सिंध में, तो हम इसका स्केल अप करने जा रहे हैं। जल्द हम अभी हैदराबाद बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हैदराबाद बनेगा, उसके बाद फिर हम सक्खर बनाएँगे, वक़्त के हिसाब से मीरपुर ख़ास बनाएँगे। एक इरादा है हमारा, अल्लाह ताला ने तौफ़ीक देगा दी अल्लाह ताला तौफ़ीक देगा इंशाअल्लाह ताला और हिम्मत भी देगा, हौसला देगा और सिंध हुकूमत भी हमारा साथ देगी, हमें एनकरेज करेगी। तो हर डिवीज़न लेवल पे या हर ज़िले में इंशाल्लाह एक रिहैबिलिटेशन ज़रूर हम बनाएँगे, वक़्त के हिसाब से। मगर आपको जो भी हमारा करीबी सेंटर लगता है, अगर हमारा सेंटर आपको करीब नहीं है, कोई और सेंटर भी करीब है, तो मैं आज आप लोगों को एक अपील करूँगा, वो अपने सेंटर को वहाँ पे ज़रूर अपने बच्चे को उस सेंटर में पहुँचाएँ। किसी का भी होगा, अगर पैसों वाला भी है तो पैसे भी खर्च करें, फ्री वाला है तो फ्री सहूलत हासिल करें। पर आज बच्चा छोटा है, आज इस बच्चे को जितना छोटा बच्चा होगा, उसको उसी टाइम ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि अर्ली डायग्नोज़ हो जाएगा, तो अर्ली इंटरवेंशन शुरू हो जाएगी। तो हमें अर्ली डायग्नोज़ भी चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन चाहिए, आज का बच्चा हमारा बहाल हो जाए। तो यही छोटा-सा पैगाम था कि माज़ूरी बहाल हो सकती है, पर माज़ूरी का कोई इलाज तो नहीं है, उसका नेमुल बदल इलाज जो है, वो रिहैबिलिटेशन है। आएँ, आप और हम मिलकर अपने बच्चों को और अपने जो माज़ूर दूसरे बच्चे हैं, अफ़राद व माज़ूरी से हैं, उनको बहाली की तरफ लाएँ और वो अपने माज़ूरी के बावजूद अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें और इस मुआशरे पे बोझ ना बने, इस मुआशरे के लिए बाइस फ़ख्र बनें। थैंक यू वेरी मच।